स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग शायद किम्बो का इंतज़ार कर रहे थे। सच मानिए दोस्तों, कम से कम 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। वो एक ऐसी कहानी है जिसे यदि आप स्वयं पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कोई आदमी उसे पढ़कर सुना नहीं सकता आपको। यानी मुझे हैरानी हुई कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी किया किसी कहानी में अनिल मोहन जी ने। कहानी का विषय वस्तु जो है वो भी कुछ अजीब सी है, और जो लेखनी है वो काफ़ी, उसमें काफ़ी स्तर से हटे हुए, गिरे हुए नहीं कहूँगा, शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुझे नहीं लगता कि उसे पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा और ना ही पढ़ूंगा अब। यदि आपको लगे कि ऐसे कौन से शब्द थे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट काट के लगा दूंगा। इसलिए शुरू कर रहा हूँ अपनी 3 घंटे की मेहनत बर्बाद करने के बाद घर का शेर, देवराज चौहान सीरीज। आशा है जल्दी पहुंच जाएगा आप तक। देवराज चौहान ने शहर के व्यस्ततम इलाके की 5 मंजिला इमारत की भीड़ भरी पार्किंग में कार पार्क की और इंजन बंद करके घड़ी पर निगाह मारी। दिन के 12 बज रहे थे। कार के बाहर निगाह दौड़ाने पर हर तरफ पार्क की हुई कारें ही नजर आ रही थीं। तभी पार्किंग अटेंडेंट आया और पार्क स्लिप उसे थमा कर चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। सूरज सिर पर था। तेज धूप की वजह से हर चीज तपती सी महसूस हो रही थी, परंतु कार में एसी चालू होने के कारण गर्मी से काफी राहत मिल रही थी। ठीक तभी उसे महादेव नजर आया। वो तेजी से पार्क की हुई कारों पर निगाह मारता हुआ कुछ बेचैन सा आगे बढ़ा आ रहा था। उसकी कार के नंबर पर निगाह पड़ते ही चेहरे पर कुछ राहत उभरी। करीब पहुंचकर उसने शीशे से भीतर झांका। देवराज चौहान से उसकी निगाह मिली। हाथ बढ़ाकर देवराज चौहान ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया। कार के गिर्द घूमता हुआ महादेव खुले दरवाजे के पास पहुंचा और भीतर बैठकर दरवाजा बंद करके इस तरह गहरी गहरी लंबी सांस ली जैसे मीलों चक्कर लगाकर आया हो। गर्मी के मारे तो जान निकल रही है, महादेव ने चेहरे पर बहते हुए पसीने को पोंछते हुए कहा। एसी की ठंडक से अब जैसे उसके होशो हवास वापस लौटने लगे थे। महादेव 45 बरस का सामान्य सा दिखने वाला इंसान था। कद 5.5 फुट। चेहरे पर छोटी छोटी मूछें थी, लेकिन उसकी अक्सर कोशिश होती थी कि अच्छे कपड़े पहने और चमक दमक से रहे। इसी कारण देखने में वो कुछ शरीफ सा नजर आता था। यह जुदा बात थी कि खतरनाक नंबरी दादा के तौर पर उसका खासा नाम था। साल भर पहले देवराज चौहान के साथ भी काम किया था और बराबर का साथ देकर बखूबी काम को अंजाम दिया था। महादेव के बारे में देवराज चौहान का विचार था कि यह बंदा काम का है। कल महादेव ने देवराज चौहान से कहा, अचानक ही जगमोहन से मुलाकात हो गई। मैं कई दिनों से तुमसे मिलने की सोच रहा था, लेकिन पता न होने के कारण समझ नहीं पा रहा था कि तुमसे कहाँ मिलूं। जगमोहन से मुलाकात होते ही तुमसे यहां मिलने का टाइम फिक्स कर लिया था। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगा ली। महादेव ने पहलू बदला और पुनः कह उठा, मेरा एक रिश्तेदार है, निहाल सिंह। अजमेर अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखता है। खासा दादा है। पिछले 10-12 दिन से मेरे यहाँ डेरा जमाए बैठा है और उसकी रट एक ही है कि किसी तरह देवराज चौहान से मिलवा दूं। देवराज चौहान ने महादेव पर निगाह मारी। बात क्या है? बात? महादेव ने गहरी सांस ली। बात सिर्फ इतनी है कि निहाल सिंह आत्महत्या करना चाहता है।
और चाहता है कि देवराज चौहान भी उसके साथ आत्महत्या करे। मैंने उसे समझाकर अजमेर रवाना करने की बहुत चेष्टा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो मरना ही चाहता है। एसएसएल प्राइवेट वॉल्ट का नाम तो सुना होगा तुमने। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। उसने महादेव की ओर देखा। निहाल सिंह का इरादा एसएसएल वॉल्ट को लूटने का है? महादेव ने बेचैनी से कहा। एसएसएल वॉल्ट को नहीं लूटा जा सकता। उसकी सुरक्षा के हद से ज्यादा पुख्ता इंतजाम है। देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। अगर उसे लूटा जा सकता होता तो कब का लुट चुका होता। निहाल सिंह कहता है एसएसएल वॉल्ट में अरबों की दौलत है। वो ठीक कहता है, देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। लेकिन वो एक और बात कह रहा है जिस पर थोड़ा गौर किया जा सकता है। महादेव का स्वर गंभीर था। वो कहता है कि एसएसएल वॉल्ट को जल्दी ही वहां से 8 किलोमीटर दूर रचना बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि वॉल्ट की अरबों की दौलत कुछ देर के लिए उस 8 किलोमीटर के रास्ते पर आ जाएगी और राह चलते वॉल्ट वालों के पुख्ता से पुख्ता इंतजामों को जैसे तैसे करके तोड़ा जा सकता है। किस्मत में हो तो दौलत भी हासिल की जा सकती है। देवराज चौहान ने का एक सतर्क सा हो उठा। होंठ बिछ गए। एसएसएल वॉल्ट के शिफ्ट होने के बारे में कौन कहता है? निहाल सिंह कहता है। उसके पास पक्की जानकारी है। समझदार है, बेकार में अफवाहें नहीं उड़ाता। कई पलों तक उनके बीच खामोशी व्याप्त रही। मामला जचा? महादेव ने खामोशी तोड़ी। देवराज चौहान ने निगाह घुमाकर महादेव को देखा। जो लोग अरबों की पराई दौलत को 8 किलोमीटर का फासला तय करके रचना बिल्डिंग में ले जा रहे हैं, उन लोगों ने सुरक्षा के कैसे कैसे इंतजाम किए होंगे, इस बारे में सोचा है? सोचा है। उन्होंने ऐसे इंतजाम किए होंगे जो कि सुन के उसके ही हौसले पस्त हो जाएं। उन्होंने ऐसे इंतजाम किए होंगे कि जो सुने उसके हौसले ही पस्त हो जाएं। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर भी कहते हो कि यह मामला काबिले गौर है? और क्या कहता है निहाल सिंह? कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन बाकी की बातें वही कहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों? तुम्हें कहने में क्या दिक्कत है? दरअसल मैं इस मामले से पूरी तरह बाहर हूं। इस मामले से मेरा इतना ही वास्ता है कि मैं तुम्हें और निहाल सिंह को मिलवा रहा हूं। महादेव ने गहरी सांस लेकर कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। डॉक्टर ने कहा है कि भागा दौड़ी से हार्ट अटैक होने का खतरा है। डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह आराम करने को कहा है, इसलिए जो कमा रखा है उसी को थोड़ा थोड़ा करके खा रहा हूं। जब ठीक हो जाऊंगा तो किसी काम की सोचूंगा। ये निहाल सिंह ठीक आदमी है? क्या बात करते हो? वो मेरा रिश्तेदार है। गलत आदमी को तुम्हारे पास क्यों लेकर आऊंगा? 2 पल की सोच के पश्चात देवराज चौहान ने कहा। जब भी चाहो उसे मेरे पास ले आना। सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम जानो, निहाल सिंह जाने। मैं ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। अपना पता बोलो, या फिर कहीं और मिलना चाहते हो तो वहां मिल लो। मेरे पते पर ही ले आना। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने बंगले का पता बताया। कब लाऊं? जब भी चाहो, लेकिन समझा कर लाना कि बहुत समझा चुका हूं। वैसे भी वो तुम्हारे बारे में पहले ही काफी कुछ जानता है। एसएसएल वॉल्ट के सिलसिले में उसने किसी और से बात की है? नहीं, वो तुमसे ही बात करना चाहता है। उसका कहना है कि उस 8 किलोमीटर के रास्ते पर वॉल्ट के शिफ्ट होने के दौरान सिर्फ देवराज चौहान ही अरबों की दौलत लूटने को लेकर कोई करिश्मा दिखा सकता है, दूसरा कोई नहीं। ठीक है,
उसे लेकर मेरे पास आ जाना। इस बारे में आगे की बातें उसके बाद ही होंगी। अगला दृश्य। महादेव निहाल सिंह के साथ उसी शाम देवराज चांद से पुनः मिला। जगमोहन भी वहां था। निहाल सिंह महादेव से करीब 5 बरस बड़ा था। 50 बरस उम्र, सिर पर के खिचड़ी बाल, दिन में ही शेव की होने के कारण चेहरा चमक रहा था। तीर की तरह तना हुआ लंबा नाक, सामने से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उसके होंठों को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आंखें और चेहरे की सूजन इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि वह पानी कम और विस्की ज्यादा पीता है। करीबन 6.25 फीट कद, सिर से पांव तक कमीनापन और चालाकी का लेप चढ़ा रखा था। देखने में वो ऐसा लगता था जैसे 24 घंटे सतर्क रहने का आदी हो। देवराज चांद से हाथ जोड़कर इस समय ऐसे मिला जैसे वही उसका भगवान हो, सब कुछ हो, जो कि था भी। जो काम वो चाहता था उसकी निगाह में उसे सिर्फ देवराज चौहान ही बखूबी अंजाम दे सकता था। निहाल सिंह ने जगमोहन से हाथ मिलाया। जगमोहन निहाल सिंह को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। ये निहाल सिंह है, मेरा रिश्तेदार। महादेव ने जैसे आखिरी बचा परिचय भी करा दिया। वो सब कुर्सियों पर बैठ चुके थे। क्या करते हो? देवराज चांद ने निहाल सिंह पर निगाहें टिकाए सिगरेट सुलगाते हुए कहा। अजमेर अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखता हूं, निहाल सिंह ने शांत लहजे में कहा। धंधा क्या करते हो? उस पर निगाहें टिकाए देवराज चौहान ने कश लिया। सब कुछ, निहाल सिंह ने पूर्वतः लहजे में कहा। वक्त के हिसाब से काम में हाथ डाल देता हूं। जब स्मगलिंग के माल में पैदा होता है तो वो करता हूं, नहीं तो डकैती और लूटपाट तो चलते ही रहते हैं। किसी से अपहरण का ठेका मिल जाता है तो वह भी कर लेता हूं। 7-8 कत्ल किए हैं, कुछ अपने लिए तो कुछ पेशेवर हत्यारे के रूप में दूसरों के लिए। उम्र बीत गई लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। पुलिस में सबूतों के साथ मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जाति तौर पर पुलिस वाले जो भी रिकॉर्ड बनाए, इससे मैंने कोई मतलब नहीं रखा। अंडरवर्ल्ड में अच्छा रसूख है मेरा। निहाल सिंह के इन शब्दों के दौरान महादेव ने व्याकुलता से 3-4 बार पहलू बदला। न जाने क्यों एकाएक वो बेचैनी सी महसूस करने लगा था। उसकी निगाह कभी निहाल सिंह पर जाती तो कभी देवराज चौहान और जगमोहन पर। जब बातों का मुद्दा बदला तो महादेव का चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब क्या चाहते हो? महादेव ने बताया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। देवराज चौहान ने निहाल सिंह की आंखों में झांका। क्षण भर की चुप्पी के पश्चात निहाल सिंह जैसे एक एक शब्द सोच समझ कर बोला। उम्र बहुत हो गई है लेकिन 2 पैसे पास नहीं है। जो काम कर रहा हूं उम्र को देखते हुए 5-7 साल से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बुढ़ापे के लिए दौलत इकट्ठी करना चाहता हूं। कोई बड़ा हाथ एक ही बार मार लेना चाहता हूं। 1-2 साल से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। कहकर निहाल सिंह ने देवराज चौहान को देखा। सबकी निगाहें निहाल सिंह पर ही थी। मैं मुद्दत से ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कहां पर हाथ मारा जा सकता है, परंतु ऐसी कोई जगह मुझे नजर नहीं आ रही थी कि जहां इतना पैसा हो कि मैं करो या मरो को सोचकर छलांग लगा दूं। और फिर करीब महीना भर पहले मुझे अपने किसी खास आदमी से उड़ती उड़ती ये खबर मिली कि एसएसएल वाले वॉल्ट जगह कम होने की वजह से वॉल्ट को कहीं और ले जाना चाहते हैं। उसके लिए वो जगह तलाश कर रहे हैं। सुनकर मैं चौंका, क्योंकि शिफ्ट होने का मतलब है कि उस अरबों की दौलत को भी वहां से निकालकर नई जगह ले जाया जाएगा। कहते कहते निहाल सिंह की आंखों में तीव्र चमक भर आई थी। सब निहाल सिंह को ही देख रहे थे। मैं फौरन यहां आया और यह जानने में लग गया कि यह खबर कितनी सच है। खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि खबर सही है। जैसे तैसे मैं वॉल्ट वालों की बातों को जानता रहा। आखिरकार 10-12 दिन पहले मुझे पता चला कि एसएसएल वॉल्ट वालों ने 8 किलोमीटर दूर रचना बिल्डिंग में जगह ले ली है और वहां पर जरूरत के मुताबिक मजदूर, मिस्त्री, कारपेंटर व अन्य कारीगर लगाकर उस जगह को दुरुस्त कर रहे हैं ताकि वॉल्ट को वहां शिफ्ट किया जा सके।
कहते हुए निहाल सिंह ने पहलू बदला। मैं समझ गया कि देर सवेर में एसएसएल वॉल्ट शिफ्ट होगा ही। अरबों की दौलत सड़क पर आकर 8 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी ही। ऐसे में इतना बड़ा काम करना मेरी औकात से बाहर का है। मेरे दिमाग में तुम्हारा नाम आया। महादेव ने एक बार बातों बातों में मुझसे जिक्र किया था कि वो तुम्हारे साथ काम कर चुका है। तब मैं इसके पास पहुंचा और इससे कहा कि तुम्हारी तलाश करके मेरी बात करवाए। महादेव ने फौरन सहमति में सिर हिला दिया। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूं कि ये काम करो। मुझे हिस्सेदार नहीं बनाकर तो साथी बनाकर ही करो। मैं कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ काम करूंगा। अगर हम सफल हो गए तो हमारे हाथ अथाह दौलत लगेगी। मैं जानता हूं देवराज चौहान, डकैती जैसे काम में आज तक असफल नहीं हुए। कामयाब होने पर तुम इनाम के तौर पर जो भी फूटी कौड़ी मुझे दोगे, उस फूटी कौड़ी से मैं मरने तक चैन की रोटी खा लूंगा। निहाल सिंह आग्रह भरे स्वर में बोला। देवराज चांद ने सिगरेट का कश लिया। जगमोहन होंठ सिकोड़ कर निहाल सिंह को देख रहा था। तुम, एकाएक जगमोहन बोल उठा, इतने सीधे तो नहीं लगते जितने दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बरबस से निहाल सिंह के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। महादेव ने पुनः बेचैनी भरे अंदाज में पहलू बदला। तुम ठीक कहते हो, मैं सीधा नहीं हूं जितना कि इस समय नजर आ रहा हूं, लेकिन मेरा टेढ़ापन दूसरों के लिए है। मैं क्या करता हूं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन जहां दो लोगों के साथ काम करना होता है वहां ईमानदारी के साथ सीधा ही रहना पड़ता है, तभी काम पूरा होता है। बहुत महान विचारों वाले हो, इस धंधे में कहां फंसे? जगमोहन ने व्यंग से कहा। निहाल सिंह ने गहरी सांस ली और मुंह फेर लिया। महादेव जाने क्यों 2-4 पलों के लिए कुछ ज्यादा ही व्याकुल हो उठा। देवराज चांद ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में मस ली। एसएसएल वॉल्ट के बारे में तुमने जो बताया उसमें मेरी दिलचस्पी का पूरा सामान है, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। अरबों की दौलत से यह मामला वास्ता रखता है और मेरे इनकार करने की तो कोई वजह भी नहीं। मैं इस काम में हाथ डालूंगा निहाल सिंह। निहाल सिंह के चेहरे पर स्पष्ट तौर पर खुशी नाच उठी, आंखें चमक उठी। तुम्हारे हां कहते ही मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे हम सफल हो गए, हमारे पास अरबों की दौलत। तभी देवराज चांद ने उसे टोका। एसएसएल वॉल्ट के बारे में और क्या जानकारी है तुम्हारे पास? और जानकारी? निहाल सिंह 2 पल के लिए जैसे कुछ ना समझा। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। जैसे कि रचना बिल्डिंग का मामला कब तक तैयार होगा, फिर वॉल्ट को कब शिफ्ट किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, अरबों की दौलत को लेकर रचना बिल्डिंग तक 8 किलोमीटर का रास्ता तय कैसे होगा, सिक्योरिटी का कहाँ कहाँ और क्या क्या इंतजाम होगा, सिक्योरिटी के इंतजाम में पुलिस का दखल होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस हद तक होगा, वॉल्ट शिफ्ट के दौरान रचना बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों का इस्तेमाल होगा, कौन कौन सी सड़कों पर से गुजरा जाएगा, ऐसी और भी 50 बातें हैं। निहाल सिंह देवराज चांद को देखता रह गया। क्या हुआ? उसे इस प्रकार देखते पाकर देवराज चांद ने पूछा। मुझे मुझे और तो कुछ भी नहीं मालूम कि। और कुछ मालूम नहीं? एकाएक जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। ये मालूम होने पर कि एसएसएल वॉल्ट शिफ्ट किया जाएगा, तुमने सोच लिया कि वॉल्ट लूट लेंगे? साला वॉल्ट ना हो गया डाकघर की वैन होगी कि सोचा और कहीं भी रुकवा कर लूट ली? क्षण भर के लिए निहाल सिंह सक पकाया। मैं तुझे एक खबर देता हूं, जगमोहन ने पूर्वता लहजे में ही कहा। कल फला फला बैंक में 5 करोड़ रुपए आ रहा है, जा लूट ले और इनाम में जो फूटी कौड़ी देनी हो दे देना। निहाल सिंह कुछ न कह सका। महादेव ने निहाल सिंह को देखा। तूने और कुछ मालूम नहीं किया? कोशिश की थी लेकिन ऐसी कोई बात मालूम नहीं कर सका, निहाल सिंह ने धीमे स्वर में कहा। महादेव ने देवराज चौहान को देखा। मैं देखूंगा इस बारे में वॉल्ट वाले क्या कर रहे हैं।
देवराज चाहन ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अरबों की दौलत को खुले में ले जाते समय वॉल्ट वाले अपनी सिक्योरिटी कैसी रखेंगे, इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कोई भी दौलत के पास ना फटक सके। और फिर सबसे पहला काम तो यह जानने का है कि वॉल्ट वाले लॉकरों के बड़े बड़े बक्सों को किस पर रखकर ले जाएंगे और उनकी संख्या कितनी होगी। एक बॉक्स में 100 लॉकर होते हैं। कोई कुछ न कह सका। जहां तक मेरा ख्याल है, लॉकरों के बॉक्स ज्यादा नहीं होंगे। एसएसएल वॉल्ट में जगह कम है, यही वजह है कि उसे बड़ी जगह रचना बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। कहने के साथ ही देवराज चाहन ने महादेव को देखा। तुम इस काम में नहीं आना चाहते? आना तो चाहता हूं, महादेव ने अपनी मजबूरी जाहिर की, लेकिन दिल की बीमारी के कारण अब किसी भी बड़े काम में हाथ नहीं डाल पाऊंगा। ऐसे में हार्ट अटैक होने का खतरा है। जैसा ठीक समझो, देवराज चौहान बोला। तुम लोग जाओ, मैं देखूंगा वॉल्ट के बारे में कि तुम कहो तो मैं फिर मालूम करने की कोशिश। निहाल सिंह ने कहना चाहा। नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे। आराम से जाकर बैठ जाओ। जो करना होगा मैं खुद करूंगा। जिन बातों को जानना है उनकी जानकारी पाते समय हद से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। जरा सी चूक होने पर यह बात खुल सकती है कि कोई एसएसएल वॉल्ट पर हाथ मारने की तैयारी में है। निहाल सिंह ने सिर हिलाया। मैं कुछ दिन बाद फिर चक्कर लगाऊंगा, भोले भाले बच्चे की तरह कहते हुए निहाल सिंह खड़ा हो गया, साथ ही महादेव भी। फिर दोनों विदा लेकर चले गए। अगला दृश्य। वैसे बात तो कुछ भी नहीं है, महादेव और निहाल सिंह के जाने के बाद जगमोहन बोला। लेकिन न जाने क्यों निहाल सिंह मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसकी ठीक बातों के पीछे भी गड़बड़ का एहसास होता है। देवराज चाहन के होंठों पर मुस्कुराहट आई। तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है। क्या मतलब? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। तुमने शायद नोट नहीं किया कि निहाल सिंह खुद को अजमेर अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखने वाला बता रहा था, और इस सिलसिले में जब तक निहाल सिंह बात करता रहा तब तक महादेव हद से ज्यादा बेचैन होकर पहलू बदलता रहा, और जब बातों का रुख बदला तो महादेव की व्याकुलता कम हो गई। जगमोहन के होंठ सिकुड़े। महादेव का बेचैन होना स्पष्ट संकेत कर रहा था कि उस समय निहाल सिंह झूठ बोल रहा है, जो कि महादेव को अखर रहा है, लेकिन वह चुप ही रहा। इस बात को भांप कर अगर मैं उस वक्त निहाल सिंह से अजमेर अंडरवर्ल्ड से मतलब रखते 2-4 सवाल करता तो उसका झूठ पकड़ा जाता। तो ऐसा किया क्यों नहीं? जगमोहन के होंठ भिज गए। मैंने जरूरत नहीं समझी। देवराज चांद का स्वर शांत था। महादेव ने कहा कि निहाल सिंह उसका रिश्तेदार है। महादेव झूठ नहीं बोलेगा। यह जुदा बात है कि दूसरे को झूठ बोलता देखकर वो चुप रहे। रही बात निहाल सिंह की, उसने अपना परिचय गलत दिया तो उसके पीछे उसकी कोई वजह रही होगी, और वजह जानने की मैं जरूरत नहीं समझता। क्यों? अगर इस मजबूरी के पीछे निहाल सिंह कोई धोखाधड़ी करने का इरादा रखता है तो वो सामने आ जाएगी। तब निहाल सिंह को भी संभाल लेंगे, और अगर मजबूरी जायज है तो हमें उसकी जाति मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। कहते हुए देवराज चाहन ने सिगरेट सुलगा ली। लेकिन हमसे झूठ? छोड़ो इस बात को। काम के दौरान निहाल सिंह के प्रति सतर्क रहना कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल में वो कोई गड़बड़ कर सकता है। हाव भाव से एक नंबर का मक्कार लगता है, और अरबों की लूट में हिस्सा नहीं इनाम लेने को कह रहा था, जबकि काम के दौरान उसे बराबर हमारा साथ देना है। फिलहाल तो हमें एसएसएल वॉल्ट की तरफ ध्यान देना है, जहां से अरबों की दौलत हमारे हाथ लग सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि निहाल सिंह एसएसएल वॉल्ट के शिफ्ट होने के बारे में बहुत पते की खबर लाया है। जगमोहन के होंठों से गहरी सांस निकल गई। एसएसएल वॉल्ट पर शिफ्ट होने के दौरान हाथ मारेंगे? जगमोहन ने पूछा।
देवराज चांद ने सहमति में सिर हिलाया। अरबों की दौलत पर तगड़ी सिक्योरिटी होगी ऐसे में। दौलत की पहरेदारी सांप करते ही हैं और जान का खतरा होता ही है। देवराज चांद ने मुस्कुराकर बात काटी। ऐसी जगह हाथ मारने का मजा ही कुछ और होता है। जगमोहन कुछ नहीं बोला। एसएसएल वॉल्ट पर हाथ डालने में तुम्हें कोई एतराज हो तो बताओ। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? जहां दौलत हो वहां तो मैं सबसे पहले जाऊंगा। जगमोहन ने मुस्कुराकर कहा, फिर खुद ही हौले से हंस पड़ा। अगला दृश्य। सर, वॉल्ट के मैनेजर प्रकाश गुप्ता ने वॉल्ट मालिक श्याम श्याम प्रताप बोहरा को देखा। अपने क्लाइंटों को, उन लोगों को जिन्होंने वॉल्ट से लॉकर किराए पर ले रखा है, कम से कम हम 2 बार ये खबर दे चुके हैं कि वॉल्ट को हम रचना बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए 2 दिन के लिए वो अपने लॉकर खाली कर लें तो बेहतर होगा। और इस पर लगभग 25% लोगों ने ही अपने लॉकरों को खाली किया है। बाकी के 75% लॉकर भरे पड़े हैं। क्यों? श्याम प्रताप बोहरा की निगाह प्रकाश गुप्ता पर टिक चुकी थी। कुछ लोग लॉकर खाली करने को लेकर लापरवाह हैं। उनका कहना है कि लॉकर में मौजूद चीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसी पोजीशन में उनके लॉकर शिफ्ट किए जाएं। वो लॉकर खाली नहीं करेंगे। प्रकाश गुप्ता ने शांत स्वर में कहा। मैंने उन लोगों को समझाने की चेष्टा की, लेकिन वो माने नहीं। कुछ तो स्पष्ट कहते हैं कि उनके लॉकरों में ऐसा कीमती सामान है कि उसे निकालकर कुछ भी घंटे अपने पास रखने का हौसला वो नहीं कर सकते। और बाकी कम से कम 50% लॉकरों के मालिक से पत्र द्वारा या फोन पर इसलिए संपर्क नहीं बना पाए कि उनमें से अधिकतर विदेश में रहते हैं या फिर विदेश टूर पर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। श्याम प्रताप बोहरा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। अब क्या किया जाए सर? मिस्टर गुप्ता, वॉल्ट को शिफ्ट करने का काम रोकना समझदारी नहीं होगी। महीने बाद भी यही हालत रहेगी। विदेशों में रह रहे लोगों के लॉकर भरे रहेंगे। कुछ लोगों को समझाकर उनसे 2 दिन के लिए लॉकर खाली करवा भी लिए जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। आधे से ज्यादा लॉकर तो भरे ही रहेंगे। प्रकाश गुप्ता की प्रश्न भरी निगाह श्यामलाल वोरा पर टिकी रही। हमें ऐसे ही वॉल्ट शिफ्ट करना होगा। भरे लॉकरों के साथ? प्रकाश गुप्ता चौंका। हाँ सर, इसमें खतरा है। हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। जिम्मेदारी वाला काम तो हम करते ही हैं, और लेकिन सर, अगर वॉल्ट के बक्सों को रचना बिल्डिंग ले जाते समय 8 किलोमीटर के रास्ते के दरमियान किसी ने उन्हें लूटने की चेष्टा कर डाली तो हमें ऐसे इंतजाम करके चलना होगा कि उस स्थिति में कोई लूट में कामयाब ना हो सके। सर, ये तो भारी खतरे वाली बात होगी। इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि भरे लॉकरों के साथ ही वॉल्ट के बक्सों को शिफ्ट किया जाए। सर, गुप्ता ने बेचैनी से कहा, आप जानते ही हैं कि लॉकरों में बेहद कीमती सामान। मैं सब जानता हूं। श्याम प्रताप वोहरा बात समाप्त करने के अंदाज में उठते हुए कह उठा, लेकिन लॉकर को खाली होने के इंतजार में मैं सालों साल का इंतजार नहीं कर सकता। वैसे चिंता की कोई बात नहीं। शिफ्टिंग के दौरान सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया जाएगा। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि लॉकरों में मौजूद दौलत को लूट सके। सिर्फ 9 किलोमीटर का तो रास्ता है, जो कि आधे घंटे में तय कर लिया जाएगा। कहते हुए श्याम प्रताप वोहरा मुस्कुरा पड़ा। डोंट वरी, मुझे पूरा विश्वास है कि उस आधे घंटे में वॉल्ट की दौलत के साथ कोई बुरा हादसा पेश नहीं आएगा। अगला दृश्य। अगले ही दिन देवराज चौहान एसएसएल वॉल्ट के सिलसिले में जानकारी पाने में जुट गया कि वॉल्ट वाले क्या कर रहे हैं और वॉल्ट शिफ्ट होने के मामले में कौन सा कदम उठाने वाले हैं। वॉल्ट शिफ्ट होने के सिलसिले में वो हर जानकारी पा लेना चाहता था जो उसके काम की हो या ना हो। न जाने कब कौन सी बेकार से बेकार जानकारी भी मौके पर काम आकर उन्हें मुसीबत से बचा ले।
देवराज चौहान से मुलाकात करवाने के बाद महादेव बाहर खड़ी अपनी कार में बैठा। कार स्टार्ट की, तभी दरवाजा खोलकर निहाल सिंह भीतर आ बैठा था। महादेव ने कार आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। निहाल सिंह ने महादेव के चेहरे पर निगाह मारी, फिर सिगरेट सुलगाकर बोला, क्या हुआ तुझे? महादेव ने निहाल सिंह की तरफ देखने की चेष्टा भी नहीं की। मर तो, क्या काट गया तुझे? देवराज चौहान से झूठ बोलकर तूने अच्छा नहीं किया, महादेव ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। झूठ? निहाल सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मैं अजमेर अंडरवर्ल्ड की बात कर रहा। निहाल सिंह ठहाका मारकर हंस पड़ा। चेहरे पर खतरनाक भाव नजर आने लगे। महादेव के होंठ भिज गए। तू फिक्र मत कर, सामने देवराज चौहान हो तो फिक्र करनी पड़ती है, महादेव ने एक एक शब्द चबाकर कहा। एकाएक निहाल सिंह का चेहरा सुलग उठा। चिंता क्यों करता है, काम हो जाने दे, के बाद साले की मुंडी मरोड़ दूंगा। तू? कार ड्राइव करते महादेव ने निहाल सिंह पर निगाह मारी। तू मुंडी मरोड़ेगा देवराज चौहान की? क्यों? निहाल सिंह के दांत भिज गए। मेरे हाथ टूट गए हैं जो मैं उसकी गर्दन नहीं। भगवान तेरे हाथ 1000 साल तक सलामत रखे, महादेव उसकी बात काटकर कड़वे स्वर में कह उठा। लेकिन सामने वाले की मुंडी भी तो ऐसी होनी चाहिए कि हाथों में आ सके, जबकि तेरे जैसे हजारों हाथ भी देवराज चौहान की मुंडी का नाप नहीं ले सकते। निहाल सिंह के दांत क्रोध में बिछ गए। क्रोध से चेहरा दहक उठा। तू मुझे नहीं जानता क्या महादेव? मैं वही निहाल सिंह हूं जो जानता हूं, तेरे को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और उतनी अच्छी तरह देवराज चौहान को जानता हूं। मेरे ख्याल में तेरी देवराज चौहान से अच्छी वाकिफकारी नहीं है, होती तो तू कभी ऐसा नहीं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं देवराज चौहान को, निहाल सिंह जहरीले स्वर में कह उठा। यह तो बहुत खुशी की बात है, महादेव शब्दों को चबाकर बोला। मुझे लगता है देवराज चौहान से तेरे को मिलाकर मैंने गलती की है। तूने गड़बड़ की तो वो मेरी मुंडी नहीं छोड़ने वाला। निहाल सिंह गुर्रा कर रह गया। तू मेरे 10 बार पूछने पर भी नहीं बता रहा कि देवराज चौहान को अपना परिचय गलत क्यों दिया। मैंने जो किया ठीक किया। निहाल सिंह के जबड़े दरिंदगी की सीमा तक भिजे हुए थे। अगर मैं उसे असली परिचय दे देता, बता देता कि मैं कहाँ का वासी हूं, तो वो किसी भी कीमत पर मुझे डकैती में शामिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि जहां का मैं वासी हूं वहां देवराज चौहान और जगमोहन एक बार गए थे, खासी तबाही मचाई थी। तुम नहीं जानते देवराज चौहान वहां क्या क्या कर गुजरा था। वो जानता है वहां के लोग कैसे होते हैं। ऐसे में वो मेरी फूटी कौड़ी जितने भी विश्वास नहीं करता, निहाल सिंह कठोर स्वर में बोला। सिर्फ यही वजह है तुम्हारे झूठ बोलने की? हाँ। मन में देवराज चौहान के लिए कोई बेईमानी तो नहीं? महादेव ने पैनी निगाहों से उसे देखा। गलत मत सोचो, मैंने साफ मन से मैं साफ मन से देवराज चौहान के पास गया था। कहते हुए निहाल सिंह ने गर्दन घुमाई और खिड़की से बाहर देखने लगा। आंखों में कहर के भाव आ गए थे उसकी। निहाल सिंह की बात सुनकर महादेव के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। काश वो निहाल सिंह की आंखों में छाए कहर के भावों को देख लेता तो उसकी नींद ही उड़ जाती। कुछ आगे जाने पर एकाएक निहाल सिंह शांत स्वर में बोला, बस मुझे यहीं उतार दे। क्यों? कुछ काम है, रात को आऊंगा। खाने पर इंतजार करूं या नहीं? नहीं, खाकर आऊंगा। निहाल सिंह ने मुस्कुराकर उसे देखा। वापसी में देर हो जाएगी। महादेव ने बिना कुछ कहे कार सड़क के किनारे रोक दी। निहाल सिंह नीचे उतरा और दरवाजा बंद करके खिड़की से झांक कर बोला, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, भूलना मत। अपनी सेहत का ध्यान रखो। महादेव ने शांत भाव में गर्दन हिलाई और कार आगे बढ़ा दी।
अगला दृश्य। मध्यम वर्गीय कॉलोनी के एक मकान में पहुंचकर निहाल सिंह ने बेल बजाई। भीतर से कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला 40 बरस का साधारण सा दिखने वाला इंसान था। निहाल सिंह पर निगाह पड़ते ही मुस्कुराया। निहाल सिंह भीतर प्रवेश कर गया। उसने दरवाजा बंद किया कि निहाल सिंह हंसी से भरी आवाज में बोला, तू तो बहुत समझदार हो गया मेहरचंद। बोतल तैयार, गिलास तैयार। सील क्यों बंद है बोतल की? तुम्हारे आने का इंतजार था, मेहरचंद हंसकर बोला। वो तो ठीक है, गिलासों में डालकर बैठा होता। मेहरचंद फौरन आगे बढ़ा, बोतल खोली, गिलासों को आधा आधा भरा। गिलास उठाकर निहाल सिंह को देने की नौबत ही नहीं आई। बिना कुछ मिलाए ही निहाल सिंह ने फौरन गिलास उठाया और होंठों से लगाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। मेहरचंद के चेहरे पर अजीब से भाव भरे। आज तो गिलास में कुछ मिलाया भी नहीं और तुम अब जो तैयार करेगा उसमें मिला देना। निहाल सिंह मुंह बनाकर बोला और सिगरेट सुलगाकर सामने पड़े सोफे पर पसरता हुआ बोला, माल पानी की कमी हो तो बोल। मेहरचंद अपने गिलास में पानी डाल चुका था। घूंट भरकर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, पिछले 15 दिन में तू मुझे 10,000 दे चुका है और अब और देने को राजी है। बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाना पिलाना पड़ता है, कहकर निहाल सिंह ने अजीब ढंग से हंसा। मेहरचंद भी हंसा, घूंट भरा, फिर बोला, लेकिन बकरे को हलाल किस तरह करना है, कम से कम ये तो बता दो। मेरा पैक तैयार कर, निहाल सिंह सीधा होकर बैठते हुए बोला। मेहरचंद ने 2 घूंट भर के अपना गिलास टेबल पर रखा और उठकर निहाल सिंह के लिए फौरन गिलास तैयार किया। इस बार पानी भी मिलाया और निहाल सिंह को थमाकर कुर्सी पर बैठते हुए अपना गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली करके वो कह उठा, अब बोल। छोटा सा काम है, निहाल सिंह तगड़ा घूंट भरकर बोला। उसके चेहरे पर स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि वो पहले वाले नीट गिलास का असर शुरू हो चुका था। छोटा सा? हाँ, बिल्कुल छोटा सा। मन ही मन मेहरचंद की खोपड़ी की घंटी खड़की। एक अनजान आदमी 15 दिन पहले देसी दारू के अड्डे पर मिला, उससे यारी गांठी, बात बात पर नोट निकालकर उसे देकर एहसान तले दबा लिया। देसी पीने वाले को अंग्रेजी की बोतलें ला ला कर देने लगा। रोज का उनका उठना बैठना शुरू हो गया। अभी और पैसे देने को तैयार है और अब कह रहा है कि छोटा सा काम है। मेहरचंद को एक भारी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो एक्सपर्ट ताला तोड़ था। पलक झपकते ही हर तिजोरी हर ताला खोल लेता था। वो भी खोपड़ी रखता था और आसानी से समझ गया कि 15 दिन की तगड़ी मेहरबानियों के बदले ये निहाल सिंह अब असल बात करने जा रहा है। मेहरचंद को खामोश पाकर निहाल सिंह बोला, क्या बात है, तेरा थोबड़ा बंद हो गया? बंद नहीं हुआ, मेहरचंद घूंट भरकर लापरवाही से बोला। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तू बोले, अपने उस छोटे से काम के बारे में बताए कि मुझे कहां से हलाल करना चाहता है। निहाल सिंह हंसा। चिंता क्यों करता है? निहाल सिंह तेरे जैसे दोस्त को हलाल नहीं करेगा। मेरे पर भरोसा रख। इस वक्त मैं तेरे लिए वो इंसान हूं जो हर हाल में तेरा भला चाहता है। उल्लू का पट्टा दाना डाल रहा है। मन ही मन मेहरचंद बड़बड़ा उठा। मैं तुझे दिल से अपना मानता हूं। तूने मुझे नोट दिए हैं, अंग्रेजी की बोतलें दी हैं। तेरे जैसा यार कहाँ मिलेगा? काम बता, मैं उसे जल्दी से जल्दी करके तेरे काम आना चाहता हूं। कहते हुए मेहरचंद ने घूंट भरा। वो मन ही मन बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहा था कि निहाल सिंह कौन सा तोप का गोला छोड़ेगा। तू एक्सपर्ट ताला तोड़ है। सुना है शायद ही कोई ऐसा ताला हो जो तू ना खोल सका हो। मेहरचंद मन ही मन संभला। 15 दिन की मेहरबानियां उस पर लाद कर साला अब अपने मतलब की बात पर आ रहा है। से ये नहीं मालूम कि मेहरचंद दाना चुगता नहीं, अपनी मर्जी से खाता है। हाँ ठीक कहा, मेहरचंद सिर हिलाकर बोला। कोई भी ताला खोलना मेरे लिए मामूली काम है। निहाल सिंह ने घूंट भरकर कश लिया।
मैं तेरे से कुछ ताले खुलवाने का काम लेना चाहता हूं। कुछ ताले? मेहरचंद ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ, कुछ ताले। निहाल सिंह के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। वो ताले बाजार से खरीदने हैं क्या? निहाल सिंह पुनः हंसा। जब वक्त आएगा तब खुद ही तेरे को मालूम हो जाएगा। और सुन, कान खोल कर सुन ले। मैं तेरे से ये काम इसलिए नहीं करा रहा कि तेरे को पैसे दिए हैं या मुफ्त की अंग्रेजी पिलाई है। ये सब तो मैंने तेरे से दोस्ती गांठने के लिए किया है। कहते कहते निहाल सिंह का स्वर शांत हो गया था। मैं तेरे से जो भी काम लूंगा बदले में इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तू हजम नहीं कर पाएगा। कितनी बड़ी? कम से कम 1 करोड़। मेहरचंद को लगा उसके छक्के छूट जाएंगे। उसने जल्दी से घूंट भरा। 1 लाख? मेहरचंद को लगा कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। 1 लाख नहीं, 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। मेहरचंद ने कठिनता से खुद को संभाला। कब देगा? काम होते ही। मेहरचंद को मामला कुछ ज्यादा ही गहरा लगा। वहां ताले कहाँ हैं जो? अभी कुछ मत पूछ, इंतजार कर। जब वक्त आएगा ताले मैं तेरी गोद में लाकर रख दूंगा। बेखौफ होकर खोलना और तब तक खुले दिल से मुझसे पैसे झाड़ते रहे, अंग्रेजी पीता रहे, मौज मस्ती मारता रहे। निहाल सिंह मुस्कुरा पड़ा। सारी जिंदगी तू कमा नहीं पाया, अब मैं तुझे कमाने का मौका दे रहा हूं। 1 करोड़ कमा ले। मेहरचंद बच्चा नहीं था, दुनिया देखी थी उसने। पलक झमकते ही समझ गया कि मामला खतरनाक है। चंद तालों के बदले 1 करोड़ यूं ही नहीं मिलता। लेकिन मामला क्या है? मुझे कुछ तो पता चले। मेहरचंद जानता था निहाल सिंह पहले कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन ये प्रश्न पूछना जैसे उसने अपना फर्ज समझा। तू सिर्फ ताले खोलने से मतलब रख। ताले तुझ तक लाने का काम मेरा। तू ताले कैसे खोलेगा मैं नहीं पूछूंगा। मैं ताले तुझ तक कैसे लाऊंगा ये तू नहीं पूछेगा। ताले होंगे कैसे? मेरा मतलब है। तेरा मतलब मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकता। बात बाहर जाने का खतरा है। निहाल सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। तू अपना 1 करोड़ गिनने की फिक्र कर। उलझन में फंसे मेहरचंद ने सहमति में सिर हिला दिया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, परंतु उसकी सोच किसी भी किनारे पर फिट नहीं बैठ रही थी। वो जानता था कि निहाल सिंह आगे की बात नहीं बताएगा, असली मामले की उसे हवा भी नहीं लगने देगा। निहाल सिंह ने घूंट भरा और शांत स्वर में बोला, अब आगे सुन। मेहरचंद की निगाह उस पर जा टिकी। जो ताले तूने खोलने हैं वो 200-300 होंगे और तेरे को खोलने में ज्यादा वक्त लगेगा, जबकि मैं चाहता हूं कि कुछ ही घंटों में काम हो जाए। इसलिए कुछ और ताला खोलने वालों का इंतजाम कर। बोल देना कुछ घंटों का उन्हें 1 लाख मिलेगा। हर कोई अपने काम में तेज हो, हाथ लगाए और ताला खोले। ऐसे होने चाहिए। मेहरचंद की खोपड़ी हिलकर रह गई। वो पूछे बिना नहीं रह सका। बात क्या है? मामला क्या है? इतने सारे ताले? पूछना बंद कर। मैं बताने वाला नहीं। अगर मेरी बात नहीं जची तो बता दे। मैंने कब मना किया? मेहरचंद जल्दी से बोला। तो फिर अपने जैसे 4-5 ताला तोड़ लोगों को और इकट्ठा कर ले। मैं तुझे पैसे दे दूंगा। 10-20 हजार एडवांस देना, ताकि जरूरत पड़ने पर वो हमें फौरन हासिल हो सके। ठीक है। मेहरचंद ने गिलास खाली कर दिया। ले, मेरा गिलास भी भर और अपना भी। मेहरचंद दोनों गिलास लेकर उठा और टेबल के पास पहुंचकर उन्हें भरने लगा। तगड़ा पैग लेने के बाद भी नशा नहीं हो रहा था। होता भी कैसे? उसके दिमाग में तो भूचाल जैसी उछल पुछल मची हुई थी कि 200-300 तालों का मतलब क्या है? निहाल सिंह कहां से उन्हें लाएगा? इतना तो जाहिर था कि उन तालों के पीछे तगड़ी दौलत होगी। 1 करोड़ उसे देने को कह रहा है तो खुद जाने कितने करोड़ उन तालों के पीछे से वसूल करेगा।
मेहरचंद का शांत मस्तिष्क विस्फोटों का घर बन चुका था। दिमाग की पूरी शांति भंग हो चुकी थी। अगला दृश्य। निहाल सिंह ने हाथ से भिड़भिड़ाकर दरवाजा खुलवाया। वो विस्की की तरंग में था। मेहरचंद के वहां से बोतल खाली होने पर ही उठा था। रात के 10 बज रहे थे। दरवाजा खोलने वाला 50 वर्षीय मेवाराम था। निहाल सिंह, तू इस समय? क्यों, आधी रात हो गई है क्या? निहाल सिंह कड़वे स्वर में बोला। नहीं, 10 ही बजे हैं, मेवाराम के होठों से निकला। तो फिर तो इस तरह कह रहा है जैसे अभी मुझे नहीं आना चाहिए था। कहने के साथ ही मेवाराम को पीछे धकेलकर निहाल सिंह भीतर प्रवेश कर गया। यह सामान्य लंबाई चौड़ाई का कमरा था। 2 चारपाइयां, 2 पुरानी कुर्सियां और टूटी फूटी टेबल वहां मौजूद थी। दीवार पर एक तरफ कपड़े लटकाने के लिए रस्सी बांध रखी थी। एक ही निगाह पर देखने पर मालूम हो रहा था कि मात्र वो कमरा ही ड्राइंग रूम, बाथरूम, किचन, लॉबी यानी कि सब कुछ है। समझा जाए तो बंगला है, नहीं तो कमरा है। निहाल सिंह आगे बढ़कर कुर्सी पर जा धंसा। आज तो मजे में है, मेवाराम ने मुस्कुराकर कहा। निहाल सिंह हंसा। मैं तो रोज ही मजे में होता हूं। वो छोटा देवीराम का है, खाना लेने गया है। बढ़िया बात है, मैं भी उसे खाना लेने ही भेजता। इधर आकर बैठ, खड़ा मत हो। मेवाराम मुस्कुराकर कुर्सी पर आ बैठा। आज तू मजे में नहीं है, निहाल सिंह सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। माल नहीं है, कड़की चल रही है, मेवाराम ने स्पष्ट कहा। निहाल सिंह ने मुंह बिचकाया। साले, तूने कभी कहा है कि कड़की नहीं है? ज्यादा माल कहीं से मिलता ही नहीं जो कह सकूं, मेवाराम ने गहरी सांस लेकर कहा। तू तो मूड खराब करने वाली बातें करता है, निहाल सिंह ने मुंह बनाकर कहा और जेब से 50 के नोटों की गड्डी निकालकर मेवाराम की तरफ उछाल दी। जा, बोतल ले आ, बाकी खर्चे पानी के लिए रख ले। कोई ठिकाना है इस समय बोतल मिलने का? ठिकाने तो 10 हैं, मेवाराम 5,000 की गड्डी पकड़े दुविधा में बोला। लेकिन तू होश में तो है जो ये 5,000 दे रहा है? कहीं सुबह लात मारूंगा साले, चल भाग, निहाल सिंह मुंह बनाकर बोला। मेवाराम मुस्कुरा कर उठा। कब तक वापस मरेगा? 10 मिनट में, पास ही ठिकाना है, जा। गड्डी जेब में ठूसता हुआ मेवाराम बाहर निकल गया। निहाल सिंह सिगरेट फूंकता रहा और मेवाराम बगल में बोतल दबाए 10 मिनट से पहले ही लौट आया। वाह, साला गोली की तरह गया और तोप के गोले की तरह वापस आया, निहाल सिंह मुस्कुराया। मेवाराम मुस्कुरा कर रह गया। गिलास उठाकर टेबल पर रखा और बोतल खोलकर विस्की उसमें डालने लगा। तभी देवीराम ने भीतर प्रवेश किया। उसके दोनों हाथों से खाने के लिफाफों को उसने दोनों हाथों से खाने के लिफाफों को उठा रखा था। वो 35 बरस की उम्र का था और छटा हुआ बदमाश लग रहा था। मेवाराम का छोटा भाई था। आ देवीराम, निहाल सिंह ने उसे देखकर सिर हिलाया। मौके पर खाना लाया, भूख लग रही थी। टेबल पर लगा दे खाना और तू भी 2-4 पैग मार ले। टेबल से बोतल परे हटा मेवे। मेवाराम ने बोतल हटा ली। बोतल को देखते ही देवीराम का चेहरा खिल उठा। बोतल लाकर तो तुमने कमाल कर दिया निहाल सिंह। कमाल की बात छोड़, पहले खाना लगा। देवीराम ने लिफाफा में पड़ा खाना जल्दी से बर्तन में लगाया और खुद मेवाराम के साथ गिलास से गिलास टकराने बैठ गया। पूरी बोतल खत्म करके खाली पेट ही मत लुढ़क जाना, खाना खाकर सोना, निहाल सिंह टेबल पर लगा खाना मजे से शुरू करता हुआ बोला। ये बोतल तो कल तक चलेगी, मेवाराम हंसा। मेरी तरफ से 10 दिन चला या 10 मिनट, मुझे क्या। खाने में व्यस्त निहाल सिंह बोला। फिर देवीराम को देखकर बोला, तेरा कोई दांव ठीक से क्यों नहीं लगता? कड़की क्यों आ जाती है?
जब मैं तेरी उम्र का था तो एक ही हाथ में नोटों के ढेर पैदा कर लेता था। किस्मत ही खराब है, देवीराम मुंह बनाकर बोला। छोड़ इस बात को, पीने का मजा खराब हो जाएगा। निहाल सिंह खाते खाते बातें करता जा रहा था। मेवाराम और देवीराम पीते चले जा रहे थे। मेवे, तू मेरा 25-30 साल पुराना साथी है, लेकिन कुछ कर नहीं सका। वहीं का वहीं जमा हुआ है, जबकि तेरे में हर तरह का काम करने की हिम्मत है। मुझे ये देखकर दुख होता है। क्या करूं, किस्मत साथ नहीं देती, मेवाराम झल्लाया। दिल से कोशिश करेगा तो क्यों साथ नहीं देगी? मोटा माल कमाना चाहता है तो मुझे बोल। तुझे? मेवाराम की निगाह निहाल सिंह पर जा टिकी। निहाल सिंह उसे देखकर हंसा। बोल, क्या करना है? समझदार है तेरा ये छोटा देवर, जवान खून भी है, बहुत तरक्की करेगा। मोटा माल कहां से आएगा? मैं दूंगा, बदले में मेरा कहा काम करना होगा। कैसा काम? मेवाराम ने विस्की का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। मेवे, जब मोटा माल मिल रहा हो तो ये नहीं पूछते कौन सा या कैसा काम, सिर्फ माल से मतलब रखते हैं। देवीराम हंसा। निहाल सिंह कहता है तो टिकाऊ बात है। देखा मेवे, तेरा ये छोटा भाई बात को कितनी जल्दी पकड़ता है। निहाल सिंह मुस्कुरा उठा। मोटे मान वाले काम में खतरा भी तो होगा। मेवाराम ने आंखें सिकोड़ कर देखा। हर हाल में होगा, क्योंकि काम के बदले में मोटा माल मिलेगा। खतरा कम होता है या ज्यादा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि हासिल होने वाली रकम बहुत मोटी होगी। मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम में मुझे 2 आदमियों की जरूरत है। तुम दोनों मेरे पुराने यार हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हारे से बात कर रहा हूं। तुम दोनों को एक साथ मेरे काम पर लगना है तो लग जाओ, नहीं तो मैं दूसरे बंदे तलाश करता हूं। बंदे तो मुझे चाहिए ही। देवीराम ने व्याकुलता से मेवाराम को देखा। मेवाराम गिलास तैयार करने लगा, परंतु चेहरे से लग रहा था कि वो तेजी से सोच रहा है। काम तो तू बता नहीं रहा कि क्या है, लेकिन माल तो बता दे, कितना मिलेगा? मेवाराम ने गिलास तैयार करके तसल्ली से बड़ा घूंट भरने के बाद निहाल सिंह को देखा। खाना खाते खाते निहाल सिंह ने सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, ये बात की जा सकती है। बोल, तुझे कितना चाहिए? मैं क्या बोलूं, काम मुझे पता नहीं तो दाम कैसे बता सकता हूं? ये भी ठीक है, निहाल सिंह खाने के अंतिम दौर की तरफ बढ़ता हुआ बोला। लेकिन एक बात को अपनी खोपड़ी में बिठा ले कि काम मेरी पसंद का होगा। मैं जो चाहूंगा, जैसे मैं चाहूंगा। मौके पर इनकार सुनना मुझे पसंद नहीं। ये बात तो तू पुराना यार होने के नाते जानता है। और दाम तेरी पसंद का होगा। जिस तरह तेरे को काम मालूम नहीं, उसी तरह मेरे को तेरे मुंह से निकलने वाले दाम मालूम नहीं। मैं जो काम कहूंगा वो तू करेगा, और तू जो दाम कहेगा वो मैं तुझे दूंगा। बोल, क्या चाहता है? देवीराम गिलास खाली करके हंसा। निहाल सिंह ने तो फंसाने वाली बात कर दी। मेवाराम के चेहरे पर सोच और गंभीरता थी। काम बड़ा है? हाँ। जान जा सकती है? हाँ भी और नहीं भी। ये तो काम करने वाले के ऊपर है कि वो खुद को किस तरह सुरक्षित रखता है। मेवाराम ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। निहाल सिंह ने खाना समाप्त करके सिगरेट सुलगा ली। मैं इसलिए तुझे इस काम में साथ मिला रहा हूं कि तू मेरा पुराना दोस्त है। कुछ माल कमा लेगा, तेरा बुढ़ापा कट जाएगा, बाकी की जिंदगी ऐश से कटेगी। निहाल सिंह ने दाना फेंका। नहीं तो काम करने वालों की कमी नहीं है। दौलत के लिए तो काम करने वाले जान हथेली पर लिए फिरते हैं। जवाब पाने की मुझे जल्दी नहीं है, तू आराम से सोच मेवे। मैं कल परसों फेरा लगा जाऊंगा।
देवीराम दूसरा गिलास तैयार करता हुआ बोला, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे निहाल सिंह। निहाल सिंह मुस्कुराकर बोला, मैं जानता था दौलत पाने का मौका कोई बेवकूफी छोड़ेगा। बोलो, माल कितना चाहते हो? ये तो मेवाराम ही बताएगा। देवीराम ने अपने बड़े भाई मेवाराम को देखा। मेवाराम ने उलझन भरी निगाहों से निहाल सिंह को देखा। काम के बारे में तेरे को पता है तो माल भी तू ही तय कर ले कि नहीं? निहाल सिंह ने सिर हिलाया। जो तेरे मुंह से निकलेगा वो मैं तुझे दूंगा। मेवाराम ने उलझन भरी निगाहों से देवीराम को देखा। 50 लाख? देवीराम ने निहाल सिंह से कहा। निहाल सिंह के होंठों पर बरबसी मुस्कान फैल गई। ये तो तूने अपने हिस्से का बोला है देवी, मेवे के हिस्से का नहीं बोला। क्या? देवीराम दो पलों के लिए कुछ नहीं समझा। निहाल सिंह अजीब सी हंसी हंसा। मेवाराम आंखें सिकोड़कर निहाल सिंह को देखने लगा। 50 लाख मैं तुझे दूंगा देवी, और 50 मेवे को, पूरा 1 करोड़। बेशक 1 करोड़ को इकट्ठा करके दोनों ऊपर बैठना या अलग अलग, ये तुम लोगों का आपसी मामला है। निहाल सिंह का स्वर बेहद शांत और स्थिर था। शब्दों में दृढ़ता थी। उसके शब्द विस्फोट से कम नहीं थे। देवीराम हक्का बक्का रह गया। उसका तो ख्याल था कि निहाल सिंह 2-4 बातें सुनाकर चला जाएगा, लेकिन यहां तो हवा का रुख ही कुछ और था। मेवाराम सीधा सा होकर बैठ गया। होठों की तरफ जाता विस्की का गिलास बीच राह में ही रुक गया था। बुद्ध के मानद उसकी आंखें निहाल सिंह के चेहरे पर टिक चुकी थी। क्या बोला तू? मेवाराम के होठों से निकला। निहाल सिंह के होंठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। बोला, तेरे कान तो ठीक थे, फिर खराब कैसे हो गए? तू 1 करोड़ रुपए देगा हमें? मेवाराम कुछ समझ नहीं पा रहा था। हाँ, अगर संभालने में दिक्कत हो तो कम ले लेना। मेवाराम ने हाथ में पकड़ा गिलास एक ही सांस में खाली किया। कहां से देगा? कहीं से भी दूं? कहीं से भी, देवीराम ने टोका। हमें क्या, बस हमें मिलना चाहिए एक। बीच में मत बोल। मेवाराम ने सख्त निगाहों से देवीराम को देखा, फिर निहाल सिंह से कहा, मैं जानता हूं इतनी रकम देने की तेरी औकात नहीं है, और तेरे पास है भी नहीं। फिर मेवे, निहाल सिंह कश लेकर बोला, जो काम हम करेंगे वहां से हमें इतनी रकम मिलेगी कि उसमें से 1 करोड़ तुम्हें दे सकूं। 10-20 लाख बेशक ऊपर ले लेना। मेवाराम का तना शरीर ढीला पड़ गया। गिलास बना। मेवाराम टेबल पर गिलास रखते हुए देवीराम से बोला। अब वो ठंडा ठंडा लग रहा था। निहाल सिंह की निगाह मेवाराम पर थी। देवीराम उसका गिलास तैयार कर रहा था। मजा नहीं आया निहाल सिंह? मेवाराम ने निहाल सिंह को देखा। विस्की नकली है क्या? एकाएक निहाल सिंह की आवाज तीखी हो गई। तो कोई काम करने जा रहा है, उसमें हमें साथ लेगा। उस काम में हमारी जान भी जा सकती है, या फिर काम असफल भी हो सकता है, और तू काम पूरा हो जाने पर हमें 1 करोड़ देगा। निहाल सिंह का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। मेवे, निहाल सिंह एक एक शब्द चबाकर खतरनाक स्वर में बोला, हम हर हाल में सफल होंगे। कैसे? मैं किसी के साथ मिलकर माल लूट रहा हूं। माल लूटकर हम जिस रास्ते से गुजरेंगे वो रास्ता तुम्हें बता दूंगा। उस रास्ते में ही तुम्हें उन लोगों से माल छीनना है। मैं उनके साथ होऊंगा, तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। यह तो हुई मोटे तौर पर बात। असल में तुम्हें और देवी को कब क्या करना है ये वक्त आने पर ही बताऊंगा। देवीराम ने फौरन सिर हिलाया। निहाल सिंह की ये बात तो जची। ऐसा करने में तो खतरा भी खास नहीं है। देवी समझदार है, निहाल सिंह ने मेवाराम को उकसाया, लेकिन बड़े मामलों में ना समझ है।
इस बात को नहीं समझता कि जहां 1 करोड़ जैसी रकम होती है वहां 50 गुना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। कहते हुए मेवाराम ने देवी का तैयार किया हुआ गिलास उठाकर घूंट भरा। अगर काम वही है जो तूने कहा है तो हम तैयार हैं। मुझे मालूम था, निहाल सिंह तीखे स्वर में बोला। तू तो क्या, तेरा बाप भी तैयार होगा। बरबस ही मेवाराम के होंठों पर मुस्कान उभरी। काम करना कब है? देवीराम ने पूछा। 10-15 दिन बाकी हैं। जब भी वक्त आएगा बता दूंगा। तब तक खाते पीते रहो हराम का माल। मुझसे लेकर मजे लो और हर समय यहीं रहो ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन काम कर सको। ये तो बढ़िया बात है, देवीराम मुस्कुराकर मेवाराम से बोला। जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक खाने पीने का माल ये हमें देगा। भगवान करे 1-2 साल काम शुरू ना हो। उसकी बात पर ध्यान ना देकर मेवाराम बोला। तू पिछले 6 सालों से कहाँ था? अचानक गायब हुआ और अचानक ही महीना पहले आ गया। निहाल सिंह के होंठों पर मुस्कान उभरी। तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि मुझ पर 15 खून करने का जुर्म है, वो भी एक साथ। सब सालों को लाइन लगाकर उड़ा दिया था। उसमें 3 पुलिस वाले भी थे। ऐसे में पुलिस मुझे कहाँ छोड़ती। जान बचाने के लिए यहां से भागना पड़ा और भटकते भटकते ऐसी खतरनाक बस्ती पहुंच गया जहां सब मेरे जैसे रहते हैं, जो कानून के हाथ आ जाए तो फांसी पर चढ़ जाए। वहां पर मैंने खुद को सुरक्षित पाया। अब वही जगह मेरे लिए शहर, देश और गांव बन गई है। यहाँ मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी आ गई कि आना पड़ा। बचकर रहना पड़ रहा है कि कहीं पुलिस वालों के हत्थे न चढ़ जाऊं। निहाल सिंह के दांत भिज गए थे। चेहरा कठोर हो गया था। ऐसी कौन सी जगह है जहां हर कोई कानून के डर से भागा हुआ खतरनाक मुजरिम है? मेवे, निहाल सिंह ने सपाट स्वर में कहा। वो रास्ता मत पूछ जिस पर तुझे जाना नहीं है। कभी जरूरत पड़ सकती, मेवाराम ने मुस्कुराकर कहना चाहा। जरूरत पड़ी तो वहां का रास्ता भी खुद ब खुद तलाश कर लेगा, निहाल सिंह ने बात समाप्त करने वाले लहजे में कहा। चलता हूं, फिर आऊंगा। निहाल सिंह को उन्होंने रोका नहीं। वो बाहर निकल गया। देवीराम जल्दी से अपने गिलास में विस्की डालने लगा। मेवाराम के चेहरे पर गंभीरता और सोच थी। मजा आ गया, देवीराम ने कहकर घूंट भरा। 1 करोड़ तो थोबड़ा बंद रख, मेवाराम ने सख्त स्वर में कहा। तू 1 करोड़ को देख रहा है और ये नहीं देख रहा कि 1 करोड़ पाने के लिए हमें जान की बाजी लगानी पड़ेगी। निहाल सिंह बहुत हरामी बंदा है। निहाल सिंह हरामी है तो क्या हुआ? नोट तो हरामी नहीं होते, वो तो नोट ही होते हैं। रही बात जान की बाजी की तो देखा जाएगा। एक बार किस्मत आजमा लेने में क्या हर्ज है। देवीराम हर सोचों से परे सिर्फ 1 करोड़ की सोच रहा था कि हाथ आ जाएं तो वाह वाह। मेवाराम विस्की के घूंट भर रहा था। चेहरे पर शांत सोच के भाव थे। चलिए दोस्तों, पहला भाग यहीं रोक रहा हूं। ये लूट की कहानी है और हर लूट की कहानी की तरह देवराज चौहान को एक ऐसा साथी जरूर मिलता है जो शुरू से ही उसके, क्या कहें, यानी रंग में भंग डालने वाला होता है ना। अब ये निहाल सिंह है, ये शुरू से ही बेईमान करेगा, भी बेईमानी, फिर जूते खाएगा देवराज चौहान के हाथों। खैर, चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।